हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। डेथ ऑफ ए पार्टनर के अंदर लोन अकाउंट आपको बहुत परेशान करता है। इस वीडियो को देखने के बाद लोन अकाउंट की परेशानी भी आपकी खत्म हो जाएगी। बस आपसे इतना कहना चाहूंगा कि रिटायरमेंट अगर आपको अच्छे से आ गया, डेथ बहुत आसान है। 1 घंटे का टाइम निकालो, डेथ ऑफ ए पार्टनर 0 to 20 पूरा का पूरा अच्छे से क्लास कवर कर लेंगे। चाहे वो क्लास सेल्स बेसिस पे प्रॉफिट की कैलकुलेशन हो या कोई भी चीज़ हो, क्लास गुडविल हो, हर नई रेशियो गेनिंग रेशियो तो सेम है जो रिटायरमेंट के अंदर था। गुडविल का ट्रीटमेंट भी सेम है। मेन है लोन अकाउंट और प्रॉफिट की कैलकुलेशन, उसकी एंट्री। तो अच्छे से पूरा चैप्टर जो है करेंगे। आप चाहो तो 2x की स्पीड अपना सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम कम है तो 2x की स्पीड से देख लो, बट देखो तसल्ली से। जब आप वीडियो में देख रहे हो, पढ़ रहे हो ये चैप्टर, तो दिमाग में और कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो अच्छे से क्लास इस पूरे चैप्टर को कवर करते हैं 0 to end। आई होप क्लास आप एंजॉय करोगे। तो अच्छे से कॉपी किताब निकालो, कॉपी निकालो एटलीस्ट, और एक एक क्वेश्चन जो मैं इसमें करा रहा हूँ वही कर लो। और अलग से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। रिवीजन के लिए दीज क्वेश्चन आर इनफ, बस आप इतना कर लो, बहुत है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर। पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। रिटायरमेंट में कोई पार्टनर इंटेंशनली बिजनेस को छोड़ के जा रहा था, तो वो साल के एंड में जनरली छोड़ के चला जाता है कि भाई साल पूरा करके हम लोग जो है अपना रिटायर हो लेंगे, अपना सारा हिस्सा लेके चले जाएंगे। डेथ ऑफ ए पार्टनर क्लास अनइंटेंशनली होता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इस पर्टिकुलर डेट को डेथ कर जाऊंगा, है ना। तो ये क्लास क्या होता है, कभी भी डेथ हो सकता है। तो कोई भी पार्टनर क्लास कभी भी किसी की भी डेथ हो सकती है। मान लेते हैं 3 पार्टनर्स हैं और बी की डेथ हो गई। इनकी रेशियो है 3:2:1, 3/6, 2/6 और 1/6। बी की डेथ हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली बी की डेथ हो जाती है, और ए और सी बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जहां एक के डेथ होने से बिजनेस अफेक्ट नहीं होता, बिजनेस कंटिन्यू करता रहता है। अब बी की डेथ होगी, सबसे पहले डेट ऑफ डेथ हम लोग नोट करें, कब डेथ हुई है। मान लो क्लास बी की डेथ हुई है 1 जुलाई 2022, और आपका जो ईयर है ना, वो क्लास चालू होता है 1/4/21, नहीं 1/4/22 से 31 मार्च 23, ये आपका ईयर है। तो कितने महीने काम किया इसने, अप्रैल 1/4/2022, यानी 1 अप्रैल 2022 से साल चालू हुआ, फाइनेंशियल ईयर है ये। 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ, तो अप्रैल मई जून 3 महीने इसने काम किया। इस 3 मंथ्स को नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं वर्किंग पीरियड। क्या कहते हैं क्लास, वर्किंग पीरियड। तो 3 महीने का इसका क्लास क्या है, वर्किंग पीरियड, यानी कि 3 महीने इसने बिजनेस में काम किया है, राइट। 3 मंथ्स इसने काम किया है, उसके बाद इसकी डेथ हो चुकी है। ये वर्किंग पीरियड लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं क्लास जो इसको 3 महीने की ही मिलेंगी। जैसे सैलरी, अगर इसको सैलरी मिलती है तो 3 महीने बाद डेथ हो गई तो 3 महीने के बाद की सैलरी नहीं मिलेगी, 3 महीने तक की सैलरी मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट भी 3 महीने का मिलेगा। इसके अलावा क्लास जो प्रॉफिट्स है, 3 महीने काम किया इसने बिजनेस में, 3 महीने कंट्रीब्यूट किया है, तो प्रॉफिट्स में भी इसको 3 महीने का ही हिस्सा मिलेगा। तो सारी चीज़ें जो हम कैलकुलेट करेंगे वो 3 मंथ्स के बेसिस पे ही कैलकुलेट करेंगे। इसीलिए जब भी वर्किंग पीरियड मतलब जब से नया साल चालू हुआ है टिल द डेट ऑफ डेथ, टिल द डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ डेथ तक काम किया है ना। वर्किंग तो मरने तक काम किया है, और जिस दिन डेथ हुई है वो दिन भी काउंट करेंगे। लाइक कभी कभी डेथ जो है 1 जुलाई की जगह 18 जुलाई को हो सकती है, तो पूरा अप्रैल काउंट करेंगे, पूरा मई काउंट करेंगे, पूरा जून काउंट करेंगे, उसके बाद जुलाई के भी 18 दिन काउंट करेंगे, राइट। वो 18th को डेथ हुई है तो 18th भी काउंट करेंगे। तो बी की डेथ हो गई क्लास, तो बी को हम लोग बोलते हैं डिसीज। क्या बोलते हैं क्लास, डिसीज, यानी कि मृतक। जिसकी डेथ हुई है उसको बोलते हैं डिसीज, यानी कि मृतक। और ए और सी जो है वो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, दे आर कॉल्ड रिमेनिंग पार्टनर। रिटायरमेंट जैसा ही सेम टू सेम, ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर्स। अब बी की डेथ हो गई तो बी का सारा हिस्सा किसी को तो मिलेगा। इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, ताकि जिसकी डेथ हुई है उसे कितना पैसा देना है उसको तो नहीं दे सकते, उसकी डेथ हो गई तो उसके वारिस को देंगे। उसके वारिस को हम लोग नॉमिनी बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लास यूज करेंगे वर्ड एग्जीक्यूटर, राइट। एग्जीक्यूटर, आप इसे नॉमिनी या लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कह सकते हैं, कानूनन प्रतिनिधि, ठीक है, प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव। तो इसके जो रिप्रेजेंटेटिव है, बी का जो वारिस है, चाहे वो उसका बेटा हो, बेटी हो, ठीक है, पापा मम्मी हो, या क्लास हस्बैंड या वाइफ जो भी है, तो क्लास उसको कितना पैसा देना है हमें यही कैलकुलेट करने के लिए ये चैप्टर पढ़ाया जाता है। अब बी के जाने से जो रिमेनिंग पार्टनर है वो गेन करेंगे, इसीलिए क्लास हम लोग इनको गेनिंग पार्टनर्स भी कहते हैं। दे आर कॉल्ड गेनिंग पार्टनर्स। इनको गेन होगा इसलिए हम इनको गेनिंग पार्टनर्स भी कहते हैं। अगर मैं इस चैप्टर के कंटेंट की बात करूं तो जो जो तुम्हें इस चैप्टर में पढ़ना है,
तो तुम्हें इस चैप्टर में जो पढ़ना है, मेन जो कोर कंटेंट है इस चैप्टर का, सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। तुम्हें गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करना है और ये टॉपिक सेम एज रिटायरमेंट है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली 100% सेम। रिटायरमेंट में जो आपने न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो पढ़ा है, डेथ में कुछ अंतर नहीं। कहाँ से अंतर होगा, वो जा रहा था ये भी तो जा रहा है, बस वो क्या है, रिटायर हो रहा था, इसकी डेथ हो गई। तो नई रेशियो बिल्कुल सेम, जो रिटायरमेंट में आपने केसेस पढ़े हैं सेम टू सेम, एक सिंगल पॉइंट का भी अंतर नहीं है। सेकेंड पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। रिटायरमेंट में जो गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ा था आपने, बिल्कुल सेम एज रिटायरमेंट, सेम टू सेम गुडविल का ट्रीटमेंट वो है। रिटायरमेंट में भी मैंने आपको रिमेनिंग टू रिटायरिंग बताया है, यानी कि रिमेनिंग टू रिटायरिंग, यहाँ रिमेनिंग टू डिसीज, इतना ही अंतर है। वो भी आप उसको भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कह सकते थे, यहाँ पे भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, बिल्कुल सेम है, इसको नहीं छेड़ेंगे, एकदम सेम, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तीसरा ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। जिसकी मृत्यु हुई है उसको, अगर उसने 3 महीने काम किया, 6 महीने काम किया, 9 महीने काम किया, 2 महीने काम किया, 10 महीने काम किया, उसके हिस्से का प्रॉफिट निकालेंगे और उसकी एंट्री पास करेंगे, ठीक है, अप टू डेट ऑफ डेथ। अप टू डेट ऑफ डेथ, ये मैं बार बार लिखता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि जिस दिन तक डेथ हुई है उसी दिन तक का ही हमको प्रॉफिट देना, उससे आगे कुछ नहीं देना, राइट। अगला है डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसकी डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट सीखना है। और एक चीज़ सीखेंगे, डिसीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, जिसकी डेथ हुई है उसका एग्जीक्यूटर का अकाउंट या उसका लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट और एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। लोन अकाउंट भी हम लोग पढ़ेंगे, लोन अकाउंट भी हमें इस टॉपिक के अंदर देखना है, तो हम लोग लोन अकाउंट भी चेक करेंगे। आई क्लास, बात समझ यहाँ तक? तो ये है हमें कंटेंट जो पूरा का पूरा पढ़ना है। मैंने तुम्हें गुडविल की एंट्री बता दिया, सेम टू सेम रिटायरमेंट की तरह है, नई रेशियो भी सेम टू सेम रिटायरमेंट की तरह है, बट फिर भी कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आओ, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो मैं रिपीट कर देता हूँ क्लास, ये पॉइंट बिल्कुल रिटायरमेंट जैसा है, तो इसको बिल्कुल रिटायरमेंट जैसा ही समझेंगे। गुडविल इन बैलेंस शीट, तो जो भी गुडविल बैलेंस शीट के अंदर है, गुडविल इन बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल है, इट विल बी रिटर्न ऑफ, इट विल बी रिटर्न ऑफ। बैलेंस शीट के जो अंदर गुडविल है हम उसको राइट ऑफ करेंगे और उसकी एंट्री क्या होगी क्लास, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड रेशियो में, ठीक है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो टू गुडविल अकाउंट। और ये किस रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में। तो अगर गुडविल बैलेंस शीट के अंदर है तो वो राइट ऑफ हो गया, तो उसकी एंट्री आप करोगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और किस रेशियो में होगा, इन ओल्ड रेशियो। अच्छा, और जो गुडविल इन एडजस्टमेंट है, गुडविल इन एडिशनल पॉइंट, जो गुडविल एडिशनल पॉइंट में है यानी कि एडजस्टमेंट में है, उसकी आप एंट्री क्या पास करोगे, जो एडिशनल पॉइंट में गुडविल है उसकी एंट्री आप पास करोगे रिमेनिंग टू डिसीज। पहले आप क्या करते थे, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, अब आप क्या करोगे, रिमेनिंग टू डिसीज। एंट्री वही होगी, मान लो पहले वाई जा रहा था, वाई ही नाम अभी भी आएगा, रिमेनिंग टू डिसीज, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये किस रेशियो में होता है, गेनिंग रेशियो में, या इसे कह सकते हैं, इसी एंट्री को कह सकते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। भैया बिजनेस का जो नाम बना हुआ है वो नाम तीनों ने मिलकर बनाया था, आज उसके नाम की 2 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन है, तो भैया उसका हिस्सा जो जिसकी डेथ हो रही है उसके वारिस को मिलेगा, और जो हिस्सा है वो गेनिंग पार्टनर जेब से देंगे, किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, यानी कि जो इसकी मृत्यु होगी उसको दे देंगे, राइट। रिमेनिंग टू डिसीज बोलो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग बोलो, बात बराबर है, गेनिंग रेशियो में सेम टू सेम जो आपने रिटायरमेंट में किया था। और अगर रेज और रिटर्न ऑफ वाले केस ले लोगे, अगर, क्योंकि वहां पे हमने रेज और रिटर्न ऑफ पढ़ा हुआ है, तो रेज और रिटर्न ऑफ में फिर 2 एंट्री पास करेंगे। रेज करेंगे तो एंट्री होगी गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू गुडविल इन न्यू रेशियो, राइट। ये तो सेम टू सेम है, तो रिटायरमेंट जैसा ये ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा, राइट। हाँ, इसकी कैलकुलेशन मुद्दे की बात है, इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं थ्रू अ वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। चलो, इन अ पार्टनरशिप फॉर्म समर, रीता और गगन 3 पार्टनर्स हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4-3-7 प्लस 1-8, 3/8, 4/8, 1/8 एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर किसी की डेथ होती है तो गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड 50%, ध्यान रखना, जो गुडविल की वैल्यूएशन होगी वो होगी 50% ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। पिछले 3 साल में उसके हिस्से में जितना प्रॉफिट गया है, तो आप पिछला 3 साल बोला है ना, लास्ट 3 कंप्लीट ईयर्स, तो यहाँ पे 5 साल का दे रखा है, तो आप लास्ट 3 लेना, लेटेस्ट 3 ये 3 लेना। तो आप मुझे बताओ लास्ट 3 ईयर्स में जो प्रॉफिट्स हुआ है वो कितना प्रॉफिट हुआ है लास्ट 3 ईयर्स में? 210, 60 और 168। लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिट हुआ है 4,38,000। लास्ट 3 ईयर्स में जो प्रॉफिट हुआ है वो 438, पर ये प्रॉफिट फर्म का है, सबका है। जो पार्टनर जिसकी डेथ हुई है, राइट, नीचे लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2021 को समर की डेथ हो जाती है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल इन द फर्म, और एंट्री भी पास करनी है, ठीक है। तो समर की डेथ होगी, समर का हिस्सा कितना है? समर जो है पहला पार्टनर है, 4/8, 4/8। तो ये वो प्रॉफिट निकल कर आएगा, ये वो प्रॉफिट निकल कर आएगा जो पिछले 3 साल में समर को मिला है, ठीक है। गुडविल समर का ही निकाल रहे हैं। ये जो अमाउंट निकल के आया 4,38,000, ये सबका है पिछले 3 साल का। उसका 4/8 क्या, 2,19,000, 2,19,000 ये समर का प्रॉफिट है। उसका आधा उसके हिस्से की गुडविल होगी, मतलब 50%, 1,09,500। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड, जो गुडविल होगी वो 50% ऑफ नेट प्रॉफिट क्रेडिट टू दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब मेरे खाते में 3 साल तक जो मुनाफा आया है वो 2,19,000 है, फर्म ने कमाया था 438, इसका 50% जो ये गुडविल है, राइट। क्या है क्लास? गुडविल। और गुडविल की जो एंट्री होती है वो क्या होती है क्लास? रिमेनिंग टू डिसीज। तो रिमेनिंग पार्ट इन गेनिंग रेशियो, तो रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है क्लास? रिमेनिंग है रीता और गगन, रीता, गगन, 2 रिटायरिंग कौन है? समर। तो गुडविल की एंट्री सेम हो गई। अच्छा, इस क्वेश्चन में ऐसे बोला है कैलकुलेट करने के लिए, कभी एवरेज प्रॉफिट के बेसिस से बोल देगा 3 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर, जो भी है, और लॉस हो तो माइनस करना है। तो रीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, गगन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू समर कैपिटल अकाउंट। तो समर को जो मिलेगा वो मिलेगा 1,09,500। अब मुझे गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। नरेशन होगा बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, बीइंग एडजस्टमेंट्स मेड फॉर गुडविल, ठीक है। या बीइंग समर शेयर ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, ऐसे भी लिख सकते हो। अब 1,09,500 है, और बीइंग नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नई रेशियो गिवन नहीं है, कहीं भी नहीं। रिटायरमेंट में भी ऐसे ही करते थे, बस यहाँ समर रिटायर की जगह समर डेथ की जगह समर रिटायर लिखा होगा, ओके। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? इसको छुपा लो, सिंपल केस ऐसे ही करते हैं ना। सिंपल केस में जो रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा छुपा लो, 3:1, तो 3/4, 1/4। तो 1,09,500 का 3/4 निकालोगे तो ये आएगा 82125, ठीक है। और अगर इसका 1/4 निकालोगे 1,09,500 का, तो आएगा 27,375, राइट। तो ये आ गया क्लास एंट्री। गुडविल की आपने कैलकुलेशन करी और आपने जनरल एंट्री पास कर दी। कोई दिक्कत परेशानी हो तो क्लास यहाँ पे बताना, वैसे कोई दिक्कत आएगी नहीं। कंप्लीटली 3 पार्टनर्स है, इनकी रेशियो दे रखी है, जो छोड़ के जा रहा है उसकी गुडविल जो होगी 50% ऑफ नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन लास्ट 3 ईयर्स। 3 साल में इतना कमाया, उसके हिस्से में इतना गया, उसका 50% बचा 1,09,500, और एंट्री पास कर दी आपने रिमेनिंग टू रिटायरिंग यानी रिमेनिंग टू डिसीज इन गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो सिंपल केस में यही होगा, जो छोड़ के जा रहा छुपा लो उसको, जो बचा वही न्यू रेशियो, वही गेनिंग रेशियो। आई क्लास बात समझ? ये होगी गुडविल की कैलकुलेशन, इसी तरीके से होना है और इसमें कोई भी डिफरेंस, कोई भी चेंज नहीं है। अब कैलकुलेशन ऑफ डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू डेट ऑफ डेथ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक लगाओ। ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा 100%, ठीक है, आना ही आना। रिटायरमेंट में गुडविल वाला टॉपिक 100% आएगा,
और डेथ में प्रॉफिट्स वाला प्रॉफिट केस 100% आएगा, ठीक है। मेरी बात समझना, सबसे पहली बात, यहाँ से नया साल चालू हुआ 1/4/21, खत्म होगा 31 मार्च 22 को, अगर ईयर 21-22 है तो। अब यहाँ से तीनों पार्टनर मिलके काम कर रहे थे, यहाँ पे 1 जुलाई को डेथ होगी किसी पार्टनर की, तो उसने इतने महीने काम किया है, तो 3 महीने काम किया, अप्रैल मई जून, तो उसको जो प्रॉफिट्स देंगे या लॉस जो भी है उसका प्रॉफिट और लॉस, ये सिर्फ कितने महीने का कैलकुलेट होगा, 3 मंथ्स का कैलकुलेट होगा, राइट। कितने महीने का, 3 मंथ्स का कैलकुलेट होगा प्रॉफिट लॉस जो भी है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं 3 मंथ्स का, और यही प्रॉफिट हम उसको देंगे, यानी कि जो प्रॉफिट दिया जाता है ना, वो टाइम बेसिस पर दिया जाता है। किस बेसिस पे, टाइम बेसिस पे। देखो गुडविल में ऐसा नहीं है, गुडविल आपने पूरे फॉर्म का निकाला, उसका निकाला हिस्सा, खत्म पूरा का पूरा। प्रॉफिट में टाइम लगाना पड़ेगा, टाइम फैक्टर लगेगा प्रॉफिट में, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लगाते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन में लगाते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में लगाते हो, उसी तरीके से यहाँ पे जितने महीने काम किया भैया, तुम्हें उतने महीने का प्रॉफिट देंगे, तुम्हें साल भर का प्रॉफिट उठाकर नहीं देंगे, राइट। तो अब डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ निकालेंगे, तो इसके 2 अलग अलग केसेस हैं, राइट। ध्यान से समझना बहुत अच्छे से, इसके 2 अलग अलग केसेस। सबसे पहला, इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, ओके, इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, अगर तुम्हें नई रेशियो नहीं दे रखा है, इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, अगर तुम्हें नई रेशियो नहीं दे रखा है, ठीक है, और तुमको प्रॉफिट हो गया, तो जो प्रॉफिट की एंट्री होगी वो होगी पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो एंट्री क्या करोगे, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये प्रॉफिट्स की एंट्री। तो जितना भी डिसीज का, जितना भी मृतक का प्रॉफिट होगा उसकी एंट्री पास कर दोगे, पी एंड एल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर तुम्हें लॉसेस हो गया तो आप एंट्री क्या करोगे, उल्टा। तो तुम्हें लॉस का याद नहीं करना, बस ध्यान रखना, लॉस में उल्टा होता है, तुम्हें लॉस को रट्टा नहीं मारना, याद नहीं करना, लॉस में उल्टा होता है बस, ठीक है। तो आप एंट्री करोगे DECS, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, ये करोगे आप लॉस की एंट्री। तो अगर प्रॉफिट है तो पी एंड एल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस है तो डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस। सीधा सीधा आपको ये याद ध्यान रखना है। अगर नई रेशियो गिवन नहीं है तो, इफ न्यू रेशियो इज गिवन, इफ न्यू रेशियो इज गिवन, ध्यान सुनना बेटा, अपनी कॉपी में लिखते भी जाना, बिफोर एग्जाम देख के जाना है इसको। अगर नई रेशियो गिवन है, तुम्हें नई रेशियो तुम्हें दे रखी है, इफ न्यू रेशियो इज गिवन, अगर तुमको नई रेशियो दे रखी है तो आप एंट्री क्या करोगे, ठीक है। फिर जो अगर प्रॉफिट हुआ है तो एंट्री पास करोगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर तुम गेनिंग सैक्रिफाइसिंग की हैबिट नहीं डाल रहे हो तो तुम इसी को कह सकते हो क्लास, इसी को कह सकते हो रिमेनिंग टू डिसीज, रिमेनिंग डेबिट टू डिसीज, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब आपके मन में लगेगा एक चीज कि सर यही तो सेम एंट्री हमने गुडविल की भी की है। तो आंसर इज यस, अगर तुम्हें नई रेशियो दे रखी है तो प्रॉफिट की एंट्री भी सेम करोगे, और अगर ये प्रॉफिट की जगह लॉस है तो तुमको पता है उल्टा कर देना, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की जगह सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये भी किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। या इसे क्लास उल्टा, जैसे रिमेनिंग टू डिसीज है तो इसे पलट देना डिसीज टू रिमेनिंग, डिसीज टू रिमेनिंग, ये होगी एंट्री। अब सवाल यह है सर ठीक है, अगर नई रेशियो दे रखी है तो गुडविल जैसी ही एंट्री कर दो प्रॉफिट की, लॉस के केस में रिवर्स कर दो। नई रेशियो नहीं दे रखी है, अच्छा ऐसे भी याद, ट्रिक भी तुम याद कर सकते हो ऐसे कि नई रेशियो दे रखी है, जब तुम्हें नई रेशियो दे रखी है तो ही तो तुम गेनिंग रेशियो निकाल पाओगे फॉर्मूला लगा के, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड नहीं दे रहती तो इक्वल मानते हैं, ओल्ड को ही इक्वल मानते हैं, न्यू को कभी इक्वल नहीं मानते, ठीक है।
तो प्रॉफिट की एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, लॉसेस की एंट्री सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, खत्म बात। तो अगर नई रेशियो नहीं दे रखी तो सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पेनल सस्पेंस, उल्टा। अब सवाल है सर सस्पेंस क्या होता है? देखो अब क्या होता है, उसकी डेथ हो गई है, पहले इसको दिमाग में सेट करो फिर मैं समझाता हूँ। इसको एकदम दिमाग में सेट कर लो, मैं तुम्हें आगे समझाता हूँ। देखो जो प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं ना यहाँ पे, वो अंदाजे से कैलकुलेट करते हैं कि 3 साल में अंदाजन इतना कमाया होगा, वो एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल प्रॉफिट तो ईयर एंड में निकलता है जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। अभी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना नहीं है, तो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ एस्टिमेटेड है। आपने अंदाजा लगाया कि यार इतना प्रॉफिट हम कमाए होंगे 3 महीने में। तो इसलिए जहाँ अंदाजा लगता है वहाँ लिखते हैं सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। ओके ठीक है। तो हमने डिसीज का जो प्रॉफिट है अप टू डेट ऑफ डेथ, उसकी एंट्री समझ ली, उसका ट्रीटमेंट समझ लिया, गुडविल की एंट्री समझ ली, कैलकुलेशन समझ लिया। ओके अब बात है कि जिसकी डेथ होगी, जिसकी डेथ होगी वो प्रॉफिट 3 डिफरेंट तरीके से मांग सकता है। मतलब उसका जो वारिस है, तो सबसे पहला ऑन लास्ट ईयर प्रॉफिट बेसिस, लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स बेसिस। अभी कैलकुलेशन हो रही है, ध्यान रखना हम क्या पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट। जिसकी डेथ हुई है उसका जो प्रॉफिट्स है हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे हो सकता है, ऑन लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर प्रॉफिट बेसिस, कि जो पिछले साल का प्रॉफिट था उस बेसिस पे। मान लेते हैं पिछले साल का प्रॉफिट 2 लाख था, तो इस साल 3 महीने बाद डेथ हो गई, तो ऐसा मान लेते हैं इस साल भी 2 लाख ही होगा। तो प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट था, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट वो मान लो 2 लाख था। डेथ जो हुई है वो हुई है मान लो 30 सितंबर को, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने काम किया है। ठीक है, अगर ईयर 31 मार्च को एंड होता है तो 6 महीने काम किया है। तो हम मानते हैं जो पिछले साल का प्रॉफिट था वही इस साल का प्रॉफिट होगा, क्योंकि इस साल का प्रॉफिट तो निकला नहीं है, वो तो साल के एंड में निकलेगा 31 मार्च को। डेथ तो सितंबर में हो गया, हमें सितंबर में ही प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट लॉस तो 6 महीने बाद बनेगा। तो आज ही मान लेते हैं जो पिछले साल का प्रॉफिट था वही इस साल का प्रॉफिट है। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। तो तुम डिसीज का प्रॉफिट कैसे निकालोगे ध्यान समझना, ठीक है। और डिसीज का जो शेयर है, डिसीज शेयर वो भी लिख लेते हैं, डिसीज शेयर 3/10 है। ओके तो डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे ध्यान से समझना। अप टू डेट ऑफ डेथ, तो पूरे फर्म का जो प्रॉफिट है वो है 2 लाख। ये पूरे फर्म का प्रॉफिट है, तीनों पार्टनर का मिलाकर प्रॉफिट है। जिसकी डेथ हुई है उसका हिस्सा है 3/10, लेकिन ये पूरे साल का हो गया। काम काम जो है वो 6 महीने किया है, तो इंटू 6/12। ये जो प्रॉफिट निकल कर आएगा ये डिसीज का शेयर ऑफ प्रॉफिट है। जिसकी डेथ हुई है ये उसका प्रॉफिट है टिल द डेट ऑफ डेथ। तो आप कैलकुलेट करो, बनेगा 2 लाख इंटू 3 डिवाइड बाई, ये आ गया 30,000 रुपये। तो जिसकी डेथ हुई है उसका जो प्रॉफिट है 30,000 आ गया। अगर क्वेश्चन कहता है प्रीवियस ईयर बेसिस पे है, तो कि जो पिछले साल का बेसिस है हम मान लेते हैं वही प्रॉफिट इस साल का है। तो ये पूरे फर्म का प्रॉफिट 2 लाख है, ये पूरे फर्म का है, पूरे साल का है। जिसकी डेथ हुई है उसका 3/10 है, और ये पूरे साल का था, तो मैं 6 महीने का निकालना था, 6/12 कर दिया। दूसरा केस तुम्हें क्या कह सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 और 4 ईयर्स, जो भी है 3 साल 4 साल 5 साल। क्वेश्चन या तो आप पिछले साल के प्रॉफिट बेसिस पे ले लो, और पिछले साल का लॉस अगर हो गया तो वो लॉस भी उसी का, प्रॉफिट भी उसी का, लॉस भी उसी का। भैया लॉस भी झेलेगा, फिर वो लॉस की एंट्री बताई दी है। तो हम बस कैलकुलेशन कर रहे हैं इस टाइम पे, तो या तो पिछले साल के बेसिस पे ले लो, या 3 या 4 5 साल का एवरेज ले लो। तो आपको पता है एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना होता है, सम ऑफ 4 ईयर्स प्रॉफिट, चाहे प्रॉफिट लॉस होगा तो माइनस कर देना, अपॉन 4, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया, सिंपल। उसके बाद आपने सिंपल लेना है, ये एवरेज प्रॉफिट हो गया, इनटू शेयर ऑफ डिसीज, इनटू शेयर ऑफ डिसीज इनटू मंथ बाई 12। जितने महीने काम किया है उतने महीने का मंथ बाई 12, ये आपका क्लास डिसीज का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। यही काम देखो हमने यहाँ भी किया है, सेम टू सेम, फर्म का प्रॉफिट इनटू शेयर इनटू मंथ बाई 12, यहाँ भी सेम वही है। तो यहाँ पे जो भी आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला मान लेंगे वही प्रॉफिट इस साल का है, इनटू उसका हिस्सा पूरे साल का, इनटू जितने महीने
काम किया है आप उतने महीने का निकाल कर इसको दे दोगे। लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें सेल्स बेसिस। क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि जिसकी डेथ हुई है उसको हम लोग प्रॉफिट्स देंगे किस बेसिस पे? सेल्स बेसिस पे। किस बेसिस पे? सेल्स बेसिस। यानी जितने रुपए का माल बिकेगा उस हिसाब से क्लास हम उसको कैलकुलेट करके दे देंगे प्रॉफिट ऑन सेल्स बेसिस। तो अब इसको ध्यान समझना, सेल्स बेसिस पे कैसे निकालते हैं, राइट? तो मैं अलग से हेडिंग बना देता हूँ और वहाँ पे आप नोट करना सेल्स बेसिस। तो सबसे पहला तरीका तुम्हें इस क्वेश्चन में ना प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया होगा, प्रीवियस ईयर की सेल्स दी होगी, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर सेल्स। तुम्हें ये गिवन होगा क्वेश्चन में कि मान लो ये साल चल रहा है 21-22, तुमको बोलेगा 20-21 का पिछले साल का सेल हुआ था 50 लाख का, पिछले साल का सेल हुआ था 50 लाख का, पिछले साल का जो प्रॉफिट हुआ था वो 10 लाख का। तुम्हें खुद ही गिवन देगा ये दोनों चीजें, ठीक है? अच्छा, उसकी डेथ 3 महीने में हो गई या 6 महीने में हो गई, ठीक है? तो वो जो 3 महीना है या 6 महीना उसकी भी सेल्स तुमको दिया रहेगा। 3 महीना या 6 महीना जो भी एक क्लास जब तक जिंदा था वो उसका सेल्स तुम्हें ये 3 चीजें पक्की दी होगी किस पे? क्लास सेल्स बेसिस में। तो तुम्हें सबसे पहला कैलकुलेशन करना क्या है? अगर हमें ये जानना है अगर 3 महीने में सेल हुई है 3,50,000 की, तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना होगा ये तुम्हें जानना है। तो उसके लिए हमें पिछले साल का प्रॉफिट परसेंटेज निकालना पड़ेगा। अच्छा, पिछले साल अगर तुम 50 लाख का माल बेचे हो, 10 लाख का प्रॉफिट कमाए हो, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा? प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो कितने का है? 10 लाख का। पिछले साल की जो सेल है वो कितने की है? 50 लाख की, इनटू 100। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 5 20, 20%। सर ये तो ऐसे ही समझ आ रहा था हमें, 50 लाख का 20% 10 लाख है। कोई बात नहीं, ऐसे ही समझ आ रहा था तो भी ऐसे ही लिख लो, बट ये कैलकुलेशन कर देना, वो तो रेक्टिफाई करने के लिए हो गया। हाँ, मैं सोच भी जो रहा था कैलकुलेट करने पे भी वही आया। तो यानी कि इससे हमें पता क्या चला? इससे पता चला कि हम एक ऐसे दुकानदार हैं जो 20% का मार्जिन रखते हैं, यानी कि हम 100 का सामान 120 का बेचते हैं, 20% हमारा मुनाफा होता है। हम भी तो धंधा कर रहे हैं, हमें घर परिवार चलाना है, 20% हमारा मुनाफा है। कोई भी दुकानदार 100 का सामान लाता है, 100 में नहीं बेचेगा, वो 120 130 बेचेगा। 130 का बेच रहा है 30% प्रॉफिट, 110 का बेच रहा है 10% प्रॉफिट, 120 का बेच रहा है 20%। इससे मुझे ये पता चल गया कि कंपनी का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 20% है। अगर तुमको, बच्चों सुनना, अगर तुमको कई बार ये दोनों इंफॉर्मेशन गिवन नहीं रहती, सीधे ये गिवन रहती है, तब भी बल्ले बल्ले। हमें तो ये चाहिए था 20%, मिल गया 20%, बस हमारे लिए तो इतना ही ठीक है। अब है 3 मंथ्स प्रॉफिट हमें निकालना है कि 3 महीने का कितना प्रॉफिट होगा। तो वो चीज आप कैसे निकालोगे ध्यान समझना, ठीक है? 3 महीने की सेल है 3.5 लाख और जो प्रॉफिट परसेंट है वो 20%। तो अगर 50 लाख का माल बेच के 10% कमा रहे हो तो 3.5 लाख का माल बेच के उसका 20% कितना बनेगा? 70,000। यानी कि ये जो 70,000 है ये है 3 मंथ्स प्रॉफिट, 3 मंथ्स प्रॉफिट्स। लेकिन ये प्रॉफिट सबका है तो डिसीज का हिस्सा निकालोगे, डिसीज का हिस्सा ये तो सबका है, तो 70,000 इंटू शेयर ऑफ डिसीज। इसमें दोबारा मंथ बाई 12 आप नहीं करोगे, इसमें दोबारा मंथ बाई 12 आप नहीं करोगे, क्योंकि ये प्रॉफिट ऑलरेडी 3 मंथ्स का है। यही वो रीज़न है कि सेल्स बेसिस पे हम लोग मंथ बाई 12 नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी जो सेल है वो 3 महीने का है, ठीक है? जो सेल्स ऑलरेडी दे रखी है 3.5 लाख, वो तब तक जिंदा था तभी तक का सेल है। और जो 70,000 का प्रॉफिट है ये भी 3 महीने का ही है, 3 महीने की सेल, 3 महीने का प्रॉफिट। तो बस जिसकी डेथ हुई है उसका हिस्सा निकाल कर उसको दे दो, इसीलिए सेल बेसिस पे मंथ बाय 12 नहीं करता। आई होप आपको लॉजिक समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, फिर क्लास आप उसको इस 3 महीने की सेल पे लगा दो। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, पिछले साल का प्रॉफिट, पिछले साल का सेल, उससे निकलेगा प्रॉफिट परसेंटेज, वो इस 3 महीने की सेल पे लगाना, 3 महीने का प्रॉफिट जिसकी डेथ हुई उसका हिस्सा निकाल के उसको दे दो, सिंपल।
चलो अब हम चलते हैं क्लास एक क्वेश्चन पे चलते हैं अच्छे से। ये रहा क्लास एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आओ बनाते हैं। ऑलरेडी एग्जामिनेशन में पहले पूछा जा चुका है। इन अ पार्टनरशिप फॉर्म लक्ष्य लिमिटेड, ललित, कृष्णा और गगनदीप वर पार्टनर्स। कैपिटल है इनकी 12 लाख, 8 लाख और 4 लाख। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। कई बच्चे इस क्वेश्चन को दूर से देखेंगे और बोलेंगे सर इसमें रेशियो गिवन नहीं है, इक्वल ले लेते हैं। बट इसमें रेशियो गिवन है। इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, देयर कैपिटल इज 12, 8 और 4। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 3:1। इसमें रेशियो है 3:1, क्योंकि रेशियो उनकी कैपिटल रेशियो में है। तो जो उनकी कैपिटल होगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उस रेशियो में होगी। ऑन 31 मई, अप्रैल में, जस्ट 2 मंथ, 2 महीने में गगनदीप की डेथ होगी। एंड द फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च। हाँ, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर है। अगर ये फाइनेंशियल ईयर है तो 2 महीने काम किया अप्रैल में। अगर ये कैलेंडर ईयर होता कि 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 5 महीने वर्किंग पीरियड होता। लेकिन ईयर क्योंकि 31 मार्च को एंड होता है, तो अप्रैल में 2 महीने काम किया, उसकी मृत्यु हो गई गगनदीप की। उसकी गगनदीप की लास्ट पार्टनर है 1/6 वाला। According to the partnership deed, Gagandeep representative would entitled to get share in profits, ठीक है, interim profits मतलब वही अंदाजा जो लगाया प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, सेल्स बेसिस पे। सेल्स एंड प्रॉफिट 21, देखो सुनो मेरी बात, अभी जो डेथ हुई है वो 21-22 को हुई है, क्योंकि ये जो डेट आएगा ना 1/4/21 के बाद, 1 अप्रैल 2021 के बाद, और 31 मार्च 2022 से पहले का है 21-22, और ये 20-21 पिछले साल। सुना मेरी बात, पिछले साल का सेल्स तुमको गिवन है, कितना गिवन है? 32 लाख। और जो प्रॉफिट्स है, सेल्स एंड प्रॉफिट, तो सेल्स एंड प्रॉफिट, और पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो है 9,60,000। सबसे पहले आप मुझे प्रॉफिट परसेंटेज बता दो। अगर तुम 32 लाख का माल बेच के 9,60,000 का मुनाफा कमा रहे हो, तो अब मुझे बता दो 9,60,000 ऊपर आएगा, 32 लाख नीचे इंटू 100, तो ये आएगा 30%। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज निकल कर आएगा वो कितना आएगा क्लास? 30%। यानी कि आप जो मुनाफा कमा रहे हो वो 30% का मुनाफा आप कमाते हो, राइट। अच्छा, अब आगे देखते हैं। सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 में, अभी जो मैंने बताया था सेम सेम वही है, अप्रैल में 2 महीने की सेल, 2 मंथ सेल्स। 2 महीने की सेल कितनी है? 6 लाख। प्रॉफिट परसेंटेज है 30%। तो 2 मंथ्स का जो प्रॉफिट निकल कर आएगा वो कितना आएगा? 6 लाख का 30%। मंथ बाई 12 नहीं करना, बिकॉज ऑलरेडी ये 2 महीने का प्रॉफिट निकलेगा 2 महीने की सेल पे। 6 लाख का 30%, 1,80,000। तो तुमने 1,80,000 रुपए का, 1,80,000 रुपए का तुमने मुनाफा कमाया 2 महीने में, लेकिन ये सबका है, ठीक है। तो गगनदीप का शेयर अगर आप निकालोगे यहाँ पे, गगनदीप का शेयर, इसको मिटा देते हैं, गगनदीप का शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर आप निकालोगे, गगनदीप शेयर ऑफ प्रॉफिट, गगनदीप शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, तो 1,80,000 तो पूरे फर्म का 2 महीने का। गगनदीप का शेयर है 1/6, तो 1/6 कितना बनेगा? 30,000। अच्छा, और इस क्वेश्चन में कहीं भी नई रेशियो गिवन नहीं है, नई रेशियो इस क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट की आप एंट्री करोगे वो करोगे P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गगनदीप कैपिटल अकाउंट, राइट। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर प्रॉफिट, बीइंग, या आप लिख सकते हो बीइंग गगनदीप शेयर ऑफ प्रॉफिट credited to his account। प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया 30,000, 30,000। LF डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स जर्नल, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आप इसे आराम से कर लोगे, ठीक है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, रोजी वाला। तो ध्यान से देखो क्या है। रोजी, लिली और सनफ्लावर्स 3 पार्टनर्स, ठीक है।
रोजी, लिली और सनफ्लावर्स, और इनकी रेशियो जो है वो है 5/10, 3/10 और 2/10। आगे लिखा है देयर बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर है। रोजी की डेथ 30 सितंबर को हुई, तो रोजी ने जो काम किया है वो 6 महीने काम किया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। सितंबर के एंड में डेथ हुई है, मतलब सितंबर महीने में भी काम करा है, ठीक है। आगे लिखा है हर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2020, मतलब डेथ तो जो हुई है वो 31 सितंबर तक हुई है, और ये पिछला साल है, मार्च में ख़त्म हो गया था। पिछले साल का सेल्स दे रखा है, प्रीवियस ईयर सेल्स, लाइन को अच्छे से पढ़ना है बस, 2 लाख, एंड द प्रॉफिट फॉर सेम ईयर वॉज 20%। अब यार इन्होंने ना प्रॉफिट का परसेंटेज दे के काम आसान कर दिया हमारे लिए। हम मतलब कि 20% सेल कमाया है, 20% प्रॉफिट कमाया है, तो मतलब 20 लाख की सेल हुई होगी, 20 लाख का 20% ही बनेगा कितना क्लास, 2 लाख। यानी कि ऐसा मान लेंगे कि जो प्रॉफिट है वो 20% है, जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो क्या है क्लास, 20%। आगे लिखा है सेल्स शो अ ग्रोथ ट्रेंड 10%। अब सेल्स शो अ ग्रोथ ट्रेंड 10%, 2 लाख का 10% बनेगा कितना, 20,000। तो यानी कि करंट ईयर की जो सेल्स है वो आ गई 2,20,000। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि जो सेल्स का ट्रेंड है वो 10% जो है वो ज़्यादा है ग्रोथ, मतलब हमने पिछले साल जो सेल की थी इस साल उससे 10% ज़्यादा की सेल की है। तो 2 लाख की सेल्स 10% कितना बनेगा, 2,20,000। ओके, अब जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 20% है, और इन्होंने लिखा है क्लास कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शो रिड्यूस ट्रेंड, इसका मतलब 1% कम हो गया, 1%, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो हो गया वो हो गया क्लास इस साल का, करंट ईयर का, वो 19%। तो तुम्हें इस क्वेश्चन थोड़ा अलग देखने को मिला, अलग चीज़ देखने को मिली। तो सेल्स बढ़ गया और प्रॉफिट परसेंटेज घट गया। तो अब आप करंट ईयर, अब सुनो मेरी बात, ये पूरे साल का सेल है, यहाँ पे कहीं भी 3 महीने की या 2 महीने की सेल नहीं दी है। यहाँ पे डेथ कब हुई है 6 महीने बाद, 6 महीने का कुछ नहीं दिया, पूरे साल का दिया है। तो करंट ईयर का जो प्रॉफिट निकलेगा ये पूरे साल का निकलेगा, 2,20,000 का 19%, 41,800, ये पूरा का पूरा 41,800 हमारा अमाउंट निकल के आ गया। अब जिसकी डेथ हुई है वो है रोज़ी, तो रोज़ी शेयर जो निकलेगा ये 41,800 पूरे साल का है, पूरे साल का। तो तुम्हें रोज़ी का हिस्सा निकालना है 5/10, और सबका है 6 महीने काम किया, 6, 41,800 इंटू 5 डिवाइड बाई ये आ गया क्लास 10,450, 10,450, 41,800, 10,450, ये हिस्सा आएगा रोज़ी का। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने महीना क्यों निकाला, क्योंकि इसमें सेल्स पूरे साल की थी, प्रॉफिट पूरे साल का है। पिछले क्वेश्चन में 3 महीने की 2 महीने की सेल थी, तो हमने मंथ बाय 12 नहीं किया, इसमें आप करना पड़ेगा लैंग्वेज के हिसाब से। इसमें कहीं भी नई रेशियो गिवन नहीं है, तो एंट्री करोगे P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रोजी कैपिटल अकाउंट 10,450, 10,450 लिख लो। कई सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, और फिर ये ऐसे टफ टफ क्वेश्चंस, मतलब बहुत सोच समझ के हर एक टाइप के क्वेश्चंस को रखा गया है ताकि कोई भी गलती आपसे ना हो, कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो बिल्कुल भी, ठीक है ना। चलो कम टू नेक्स्ट, ये हो गया तो आगे आ जाओ फटाफट, कम टू नेक्स्ट। केस नंबर 4, अमर, भुवन और चमन, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। भुवन की डेथ हो गई, मतलब उसका हिस्सा है 2/6 ऑन 30 जून। अप्रैल मई जून 3 महीने उसने काम किया है, डेटा शुरू में लिख लेना। लॉस फॉर द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज एस्टिमेट टू बी 1,80,000। अब सुनना मेरी बात, 1/4/2021 से
30 जून 2021 तक जो लॉस हुआ है, यानी ये 3 मंथ का जो लॉस है वही तुम्हें 1,80,000 का निकाल के दे दिया है। या तो तुम्हें इसे निकालना पड़ेगा, जैसे प्रॉफिट परसेंटेज तुमने निकाला ना सेल्स बेसिस पे, ऐसे ही लॉस परसेंटेज भी निकाला जा सकता है। जैसे तुमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला सेल्स बेसिस पे, ऐसे ही लॉस परसेंटेज भी कैलकुलेट किया जा सकता था। अगर कभी लॉस हो गया पिछले साल सेल्स पे तो लॉस परसेंटेज निकल के आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हें सेल्स दे रखा है, सॉरी तुम्हें सीधा सीधा लॉस कैलकुलेट करके दे दिया और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। अमर एंड चमन डिसाइड टू शेयर, और न्यू रेशियो भी गिवन है। तो ओल्ड रेशियो तुम्हें गिवन है, न्यू रेशियो तुम गेनिंग रेशियो निकालोगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो, अब भुवन जा रहा है क्लास, तो अमर और चमन, अमर और चमन, इनका जो न्यू रेशियो है वो है 3/5 और 2/5, और जो ओल्ड है वो है 3/6 और 1/6, ठीक है, 3/6 और 1/6। तो ये एलसीएम कितना आएगा, 6 5 30, 18 माइनस 15, 3/30, ये भी 30 आएगा, 12 माइनस 5, 7/30। सो गेनिंग रेशियो जो आ गया वो 3:7 गेनिंग रेशियो आ गया, ठीक है। अब जो लॉस है, देखो अगर नई रेशियो गिवन होती है, अगर नई रेशियो गिवन है तो तुम्हें एंट्री क्या करना है, पीएनएल सस्पेंशन नहीं करना, गेन रिमेनिंग टू डिसीज करना है। अब उल्टा लॉस हो गया तो उल्टा करना है, एंट्री होगी डिसीज भुवन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर कैपिटल अकाउंट टू चमन कैपिटल अकाउंट। यानी कि लॉस में क्या करते हैं क्लास, उल्टा कर देते हैं, रिमेनिंग टू डिसीज था, डिसीज टू रिमेनिंग। अब हम क्या करेंगे, कितना है क्लास मुझे बताओ, ये पूरे फॉर्म का 1,80,000 पूरे फॉर्म का लॉस है, लेकिन कितने महीने का, 3 महीने का। देखो ऑलरेडी 3 महीने का दे रखा है, तुम दोबारा मंथ बाय 12 नहीं करोगे। लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ है, उसके डेथ तक का 1,80,000 है, ठीक है। लेकिन ये 1,80,000 पूरे फॉर्म का है, भुवन का जो हिस्सा है वो है 2/6, 2/6, तो 1 कम 2, 2 3 6 3, 60,000 आएगा, राइट, 60,000। और ये गेनिंग रेशियो में बटेगा 3:7, 3/10 और 7/10, तो 6 या 18,000 और 42,000 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर प्रॉफिट, ठीक है, फॉर लॉसेस, सॉरी फॉर लॉसेस, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखो, हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलो अब आते हैं डिसीज का जो कैपिटल अकाउंट है वो हम बनाएंगे, जिसकी डेथ हुई है उसका जो कैपिटल अकाउंट है वो कैसे बनाएंगे। तो जैसे रिटायरमेंट में कैपिटल अकाउंट बनाते थे वैसे ही आपको सिंपल कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो ये अमाउंट हो गया, पर्टिकुलर्स, डिसीज जिसकी डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट है, ये है पर्टिकुलर्स, ठीक है। जिसकी डेथ हुई है हमें उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ओपनिंग बैलेंसेस, यानी कि बाई बैलेंस बीडी, जो उसका कैपिटल है साल के शुरू में, जो कैपिटल तुमको क्वेश्चन में दे रखा होगा वो कैपिटल लिखोगे। बाई पी एंड एल सस्पेंस, ध्यान समझना, ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये है टाइम बेसिस पे। मैं टी लिख दे रहा हूँ, टी का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हें मंथ बाय 12 करना पड़ेगा। 3 महीने तक काम किया है, 3 महीने का इंटरेस्ट दो, 6 महीने तक काम किया है, 6 महीने का इंटरेस्ट दो, 9 महीने तक काम किया है, 9 महीने का इंटरेस्ट दो। जितने महीने काम किया है आपको उतने महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल कर देना पड़ेगा उसको। इसके अलावा बाई सैलरीज, अगर 3 महीने काम किया है तो 3 महीने की सैलरी दो, 6 महीने काम किया है 6 महीने की सैलरी दो। पी एंड एल सस्पेंस, ये है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए, राइट, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, ये भी टाइम बेसिस पे। और लॉस हो गया तो इधर लिखोगे टू पी एंड एल सस्पेंस, किसके लिए है, लॉस। और जनरली ये टाइम बेसिस पे होगा, जनरली क्लास ये वर्किंग नोट में आता है। प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं उसकी कैलकुलेशन कहाँ रहती है, नोट्स में, वर्किंग नोट में, राइट। इसके अलावा इससे पहले अगर आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है तो रीवैल्यूएशन का गेन भी यहाँ पे आएगा, और अगर रीवैल्यूएशन का लॉस हो गया तो ये लॉस भी यहाँ पे आएगा।
इसके अलावा अगर कुछ ड्राइंग्स करी है तो वो ड्राइंग्स भी यहाँ पे आएंगी। उस ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी टाइम बेसिस पे लगेगा। ड्राइंग एक तरीके का, उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज होता है तो वो भी टाइम बेसिस पे लगेगा। इसके अलावा बैलेंस शीट में कुछ बांटने वाले आइटम होते हैं, आपको पता है ना, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, उधर से इधर, गुडविल, P&L और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, वो यहाँ पे आएगा। इधर साइड कुछ बांटने के लिए होता है, लाइक P&L, GR, WCR और IFR, वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इसके अलावा एक चीज और आती है, गुडविल। रिमेनिंग टू डिसीज, तो रिमेनिंग में टू डिसीज, डिसीज में बाय रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसके लिए भी बनता है वर्किंग नोट, और ये टाइम बेसिस पे नहीं होगा, ये पूरा का पूरा होगा। फिर आप इसको जोड़ोगे और जो भी यहाँ बैलेंस बचता है वो जाएगा टू डिसीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। एडमिशन में यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर तीनों का टू बैलेंस CD आता था। रिटायरमेंट में जो छोड़ के जा रहा है उसका लोन आता था। डिसीज में उसका लोन नहीं आ सकता, तो ये पैसा उसको, मरे हुए इंसान का थोड़ी लोन होगा, वो तो मर चुका है। मरे हुए इंसान से थोड़ी लोन ले लोगे। तो इसीलिए क्लासेस जितना ये पैसा बनेगा ये सारा उसके वारिस को मिल जाएगा, उसके एग्जीक्यूटर को ये सारा पैसा मिल जाएगा। तो आप इसका अकाउंट देख लो, फॉर्मेट अच्छे से लर्न कर लेना। अगर तुमने एडमिशन पढ़ रखा है अच्छे से, रिटायरमेंट पढ़ रखा है, जो तुमने पढ़ा ही होगा, तो सब ऐसा ही है, अलग कुछ नहीं है, सब उसमें इसी तरीके से हमने काम कर रखा है। ओके, तो डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ये पूरी तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन को पूरा बनाते हैं। मीरा सार्थक, हाँ IOC के लिए भी ध्यान रखना, सस्पेंस ही लिखते हैं, IOC के लिए भी ये भी अंदाजे से निकलता है इसलिए। मीरा, सार्थक, रोहित, इनकी रेशियो 2/5, 2/5, 1/5। 31 मार्च को उनकी बैलेंस शीट दे रखी है ये पूरी की पूरी। आगे लिखा हुआ है सार्थक की डेथ हो गई 15 जून, 15 जून को डेथ हो गई। तो अप्रैल, मई, जून, तो यहाँ पे 2.5 महीने काम किया है, 2.5 मंथ्स, ठीक है। डेट निकालोगे तो अप्रैल के 30 दिन, मई के 31, जून के 15, तो ये डेट निकल आएगा। डेट अपॉन 365 यही अपॉन 12। आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू, बट अगर तुम्हें डेट दे रखी है तो आई वुड रिकमेंड यू, आई वुड सजेस्ट यू कि डेट के हिसाब से ही करो, ये आप नहीं करोगे, आप यही करोगे। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड हिज एग्जीक्यूटर वर एंटाइटल्ड टू, उसके वारिस को क्या क्या मिलेगा, उसके हिस्से का कैपिटल बैलेंस। हिज शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट है वो सेल्स बेसिस पे नहीं निकलेगा, लास्ट 2 year के एवरेज बेसिस पे निकालेंगे, निकाल लेंगे। द टाइम पीरियड फॉर विच सर्वाइव, मतलब जब तक जिंदा था तब तक, अरे अरे अरे, विल बी कैलकुलेट इन मंथ्स। अब इन्होंने देखो साफ साफ कह दिया है कि जब तक वो जिंदा था वो डेज में मत निकालना, मंथ्स में निकालो। अप्रैल, मई, आधा जून, 2.5/12। इंटरेस्ट इन कैपिटल 12% है अप टू डेट ऑफ डेथ, 12% पर एनम है, साल का 12% है, तो आपको डेथ जो हुई है 2.5 महीने का वो आपको निकालना पड़ेगा। द फॉर्म प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years दे रखा है, 1,20, 2 लाख, 2,60 और 2,20। सार्थक एग्जीक्यूटर वर पेड द अमाउंट ड्यू टू इमीडिएटली एंड प्रिपेयर सार्थक कैपिटल अकाउंट टू बी रिप्रेजेंट टू हिज एग्जीक्यूटर। तो सार्थक का जो एग्जीक्यूटर है उसको सारा पैसा आपने तुरंत दे दिया, ऐसा क्वेश्चन कहता है, ठीक है। तो इसमें वर्किंग नोट बनाते हैं। सबसे पहला वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ सार्थक शेयर ऑफ गुडविल। तो क्या बोला है क्लास, थ्राइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, थ्राइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, थ्राइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। 4 साल का जो प्रॉफिट है उसको पहले जोड़ो, उसका एवरेज निकालेंगे। तो सबसे पहले साल का था 1,20,000, फिर है 2 लाख, फिर 260, फिर 220, ये हो गया 8 लाख। ये कितना हो गया, 8 लाख डिवाइड बाई 4, ये आ गया 2 लाख, इंटू 3, ये आ गया 6 लाख। ये पूरे फर्म की गुडविल हो गई। तो सार्थक को कितना मिलेगा, ये तो पूरे फर्म की है ना, सार्थक शेयर 6 लाख इंटू, सार्थक का हिस्सा कितना है क्लास यहाँ पे, 6 लाख, सार्थक 2/5, तो ये बनेगा 2/5, 2/5, 2/5, ये बनेगा 2,40,000, 2,40,000, ठीक है। ये हो गया। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2,
कैलकुलेशन ऑफ सार्थक शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू डेट ऑफ डेथ। सार्थक का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है और उसके लिए क्वेश्चन क्या कहता है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। लास्ट 2 ईयर का एवरेज लेना है, तो लास्ट 2 ईयर मतलब नए नए लेना, ताज़ा ताज़ा 17-18 और 16-17, ये पुराने मत लेना, लास्ट लेटेस्ट प्रीवियस प्रीसीडिंग। तो 2,20,000 प्लस 260 480। तो आप कैसे निकालोगे, लास्ट 2 ईयर्स का एवरेज, ये आ गया, कितना क्लास आएगा, वो आएगा 1,40,000, ठीक है 2,40,000 सॉरी। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, और उसका हिस्सा कितना है, जिसकी डेथ हुई है, जिसकी डेथ हुई उसका हिस्सा है 2/5, और कितने महीने काम किया, 2.5 महीने, इंटू 2/5, ये आ गया 96,000 इंटू 2.5। अब एग्जामिनेशन में टाइम तो देखो लगेगा कैलकुलेट करने में, बट कोई चारा भी नहीं है इसके अलावा। वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ सार्थक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो आप मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इनकी जो कैपिटल है, आप वो देखो कितनी कैपिटल है सार्थक का, 3,50,000, और जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 12%, 3,50,000 सॉरी 3,50,000 की कैपिटल है सार्थक की, 12% 2.5 महीने का निकालना है, 2.5/12, तो 3,50,000 का 12%, 2.5, 12% आ गया 42,000 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 12, इट्स 8,750। ये आ गया आपका क्लास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, एक चीज़ नहीं है बस इसमें, रीवैल्यूएशन अकाउंट, नहीं तो आप वो भी बना लेते, बड़ी सारी चीज़ें आ गई। तो आप कैपिटल अकाउंट बनाओ, डेबिट सार्थक कैपिटल अकाउंट और एक क्रेडिट। सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस BD, 1,35,000 था ना, कितने थी कैपिटल, सॉरी 3,50,000 थी, 3,50,000, 3,50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप लिखते हो P&L सस्पेंस, वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3 8,750 बाई P&L सस्पेंस, वर्किंग नोट 2 प्रॉफिट, इंटरेस्ट था 8,750, प्रॉफिट है 20, और जो गुडविल है वो है 240, प्रॉफिट है 20,000, और जो गुडविल है उसकी एंट्री रिमेनिंग टू डिसीज होती है। क्या होती है, रिमेनिंग टू डिसीज, बिल्कुल जैसा आप करते थे रिटायरमेंट में। तो डिसीज कौन है, मीरा और रोहित, और इस क्वेश्चन में कहीं भी तुम्हें नई रेशियो गिवन नहीं है, तो सार्थक चला गया छोड़ के, छुपा लो, 2:1 ही क्या आ गई, गेनिंग रेशियो 2:1। मीरा और रोहित लिखो, बाई मीरा और रोहित, कैपिटल अकाउंट 2:1, कैपिटल अकाउंट 2:1, 2/3 और 1/3। तो कितनी थी क्लास, आप देखो गुडविल आपने जो कैलकुलेट की थी, गुडविल वो कितना आ रहा था, सार्थक का शेयर था 2,40,000, सार्थक का शेयर था 2,40,000, तो 2 लाख, इसमें मंथ बाई 12 कहीं नहीं करते, ध्यान रखना गुडविल में, डिवाइड बाई 3, ये आएगा 80, ये आएगा 1,60,000। तो यार इस तरीके से आपने सार्थक का जो कैपिटल अकाउंट है वो अच्छे से बना लिया, बाई मीरा बाई रोहित, इस तरीके से सारी चीज़ें आ गई। तो जो हमने वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट 1 है, तो जो वर्किंग नोट हमने बनाया था वो हमने कंप्लीट कर लिया अच्छे से, ठीक है, सारा का सारा। अब और देखते हैं क्या चीज़ है, कैपिटल अकाउंट हो गया, बैलेंस दे दिया कैपिटल अकाउंट का, थ्राइस, अच्छा थ्राइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऐसे ही कैलकुलेट किया है ना, हाँ थ्राइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट सही है, और उसके बाद प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, बस सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे एक कंटिजेंसी रिजर्व दिख रहा है 1 लाख का, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उसका हिस्सा है 2/5, 1 लाख का 2/5 बाई कंटिजेंसी रिजर्व, कंटिजेंसी जनरल रिजर्व ही होता है ये, 1 लाख का 2/5, तो 1 लाख को 5 से डिवाइड दोगे
40,000, ये हो गया 40,000। टोटलिंग कर लेते हैं। 40, 80, 160, 20, 8, 750, 3.5 लाख, 658,750, 658,750, 658,750, जो भी बैलेंस है, एग्जामिनेशन में ऐसा गोला मत लगाना, वो चला जाएगा सार्थक एग्जीक्यूटर अकाउंट। जो भी बैलेंस था वो सार्थक एग्जीक्यूटर अकाउंट। यही क्वेश्चन कह भी रहा था कि आप जो बैलेंस बनाओ, जो बैलेंस भेजो, वो सार्थक के एग्जीक्यूटर अकाउंट में भेज दो। सार्थक एग्जीक्यूटर पेड अमाउंट ड्यू इमीडिएटली, प्रिपेयर सार्थक कैपिटल अकाउंट, रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर, मतलब जो भी बैलेंस है उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल दो। ऐसा क्वेश्चन कह रहा था, ठीक है। टोटलिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं सार्थक का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाऊं ना, सार्थक का एग्जीक्यूटर अकाउंट देखो, सार्थक का वैसे बोला नहीं है, लेकिन अगर मैं बनाऊं सार्थक का एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो डिसीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, मैं एग्जीक्यूटर समझाता हूँ, लोन की बात बाद में करेंगे। अगर मैं एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाता हूँ तो ऐसे लिखूंगा मैं, सार्थक एग्जीक्यूटर अकाउंट सॉरी, सार्थक के कैपिटल में टू सार्थक एग्जीक्यूटर, तो सार्थक के एग्जीक्यूटर में बाई सार्थक कैपिटल। समझ आया कैसे आया बैलेंस? लेजर पोस्टिंग से। कैसे? लेजर पोस्टिंग से। 658,750, 658,750, और सारा का सारा पैसा नगद दे दो। 658,750, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि सारा पैसा नगद दे देंगे, तो दे दो सारा पैसा, बट तुमको इसका अकाउंट नहीं बनाना था। अब कई बच्चे मुझे बोलेंगे सर ये जो अमाउंट है यहीं पे ही टू कैश करके लिख देते, तब भी तो टैली हो जाता, खत्म हो जाती बात। लिख नहीं सकते थे, क्योंकि जिसकी डेथ हो रही है ना, आप उससे पैसे नहीं दे सकते, उसके एग्जीक्यूटर को आप पैसे दे सकते हो, लेकिन जिसकी डेथ हो रही है आप उसे कैसे कैश टू कैश करके पेमेंट कर दोगे, खुद सोचो। तो जिसकी डेथ हो रही है हम उसे टू कैश करके पेमेंट नहीं कर सकते, उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट करेंगे। इसीलिए देखोगे आप, मैंने उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर दी है। आई क्लास बात समझ कैसे करना है? आई होप आप समझ गए होगे। अच्छा, अब इसके एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट की बात करते हैं, तो ध्यान से अच्छे समझना, डिसीज का जो एग्जीक्यूटर है उसका लोन अकाउंट। सुनो मेरी बात, मैं मान लेता हूं क्लास कहीं पे अगर 9 लाख का लोन आ रहा है, मेरी बात ध्यान सुनना यहाँ पे, बहुत अच्छे समझना। 9 लाख का लोन आ रहा है, मान लो किसी क्वेश्चन में कि 9 लाख का लोन आ गया। क्वेश्चन कहता है 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 3 बराबर बराबर के इंस्टॉलमेंट में इसको पे करना है। 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो 3 बराबर बराबर की किस्त में आपको पेमेंट करना है। तो पहली जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो बनेगी 3 लाख की, दूसरी जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो भी 3 लाख की, और तीसरी जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो भी 3 लाख की। आपको बराबर बराबर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट। तो पहले साल जो इंटरेस्ट जाएगा, ध्यान समझना, वो 9 लाख पे जाएगा, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट। ध्यान समझना, मैंने 9 लाख रुपए उधार ले रखा है, मान लो डिसीज पार्टनर से, मैं उसके वारिस को लौटाऊंगा। पहले 3 लाख लौटाऊंगा, फिर अगले साल जाके और 3 लाख लौटाऊंगा, फिर अगले साल जाके और 3 लाख लौटाऊंगा, हिसाब किताब बराबर। और इंटरेस्ट का जो भी रेट है, मैं मान लेता हूं कि इंटरेस्ट रेट है 10%, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है। तो पहले साल इंटरेस्ट जो जाएगा वो 9 लाख पे जाएगा, 10%, जो कि बनता है 90,000। लेकिन दूसरे साल, बिकॉज मैं पहले साल के एंड में गया और इनको पूरा का पूरा ब्याज भी दे दिया 90,000 और 3 लाख की किस्त भी दे दी, तो जब मैं ये प्रिंसिपल अमाउंट पेड कर रहा हूं, तो दूसरे साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो 9 लाख पे नहीं लगेगा, 3 लाख लौटा चुके हो तो 6 लाख पे लगेगा। तो जैसे जैसे बैंक का ईएमआई लोन भी इसी सिस्टम भी इसी तरीके से चलता है, जैसे जैसे तुम लोन की पेमेंट करते चले जाओगे, तुम्हारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो कम होता चला जाएगा। थर्ड ईयर इंटरेस्ट, तो अब तुम फिर दूसरे साल 3 लाख और लौटा दोगे, तो थर्ड ईयर जो इंटरेस्ट जाएगा वो क्लास 30,000 जाएगा, और इसके साथ हम पूरा का पूरा तीसरे साल ही लौटा के खत्म कर देंगे।
मेरी बात समझे? तो पहले साल के एंड में गए 3 लाख लेके प्लस 90,000 इंटरेस्ट लेके, दूसरे साल के एंड में गए फिर 3 लाख लेके और 60,000 का इंटरेस्ट लेके, फिर तीसरे साल के एंड में गए 3 लाख लेके और 30,000 का इंटरेस्ट लेके। समझे कि इंटरेस्ट आप लगाते कैसे हो? अब इसका एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन, थोड़े से टफ लेवल का क्वेश्चन मैं तुम्हें वो कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसी चीज को क्लास एक लोन अकाउंट में रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा, सो दैट तुम्हें क्लास लोन अकाउंट समझ आए नॉर्मल वाला, फिर हम एक एक्सेप्शन वाला केस भी करेंगे, ठीक है? तो ये है क्लास, ये रिटायरमेंट में भी ऐसा ही है और ये डेथ में भी ऐसे, रिटायरमेंट में मैंने ऐसे ही बता रखा है आपको, और ये ऐसा डेथ में भी सेम टू सेम ऐसा ही है, एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट, ठीक है? डिसीज का नहीं बना सकते लोन अकाउंट ना, एग्जीक्यूटर का बनाएंगे। क्रेडिट, मैं 3 साल का तुम्हें हिसाब किताब दिखाता हूँ, तो मैं स्टेटमेंट से समझा दिया, अकाउंट बना के भी दिखा देता हूँ। हर चैप्टर में मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, हमेशा पढ़ा करो। तो जो अभी चल रहा है दिमाग उसी पे होना चाहिए, इसको रोक के अभी वीडियो मेरी देख रहे हो, दिमाग में कुछ और चल रहा है तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं। तो जो चल रहा है उसको अच्छे से देखो, उसको अच्छे से करो, डेफिनेटली हो जाएगा आपका। और सोचोगे ज़्यादा तो काम नहीं कर पाओगे, काम करने से दिमाग बचना चाहता है, इसीलिए वो सोचता ज़्यादा है। सोचो मत, बस आँख बंद करो, बैठ जाओ, अपना काम देख देख के करते चलो, वीडियो देख के। सोचो मत ज़्यादा, दिमाग को सोचने का मौका दोगे, दिमाग फिर फर्स्ट ईयर बाई एग्जीक्यूटर या बाई डिसीज कैपिटल अकाउंट, जो बैलेंस आया है कहाँ से आया है? डिसीज पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वहाँ से आया उठ के। तो जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है कितना है क्लास? 9 लाख। एग्जीक्यूटर अकाउंट या डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना बैलेंस है? ये 9 लाख रुपए का। अब हम फर्स्ट ईयर के एंड में 31 मार्च को इंटरेस्ट देंगे बाई इंटरेस्ट, 9 लाख का 10% 90,000। पहले साल के एंड में हम घर जाएंगे, फर्स्ट ईयर के एंड में टू बैंक 31 मार्च को, उसको बोले भाई ये अपनी किस्त पकड़ और 90,000 का ये ब्याज पकड़, 3,90,000। 31 मार्च को ही आएगा टू बैलेंस सीडी 6 लाख, और टोटलिंग जो बनेगा वो बनेगा 9,90,000। ये हो गया फर्स्ट ईयर, ये हो गया पहले साल का हिसाब किताब। फिर जो सीडी है सेकेंड ईयर के ओपनिंग में, यानी कि 1 अप्रैल को बन जाएगा बाई बैलेंस बीडी। ये सीडी बनेगा क्लास बाई बैलेंस बीडी, जो कितने का है क्लास? यहाँ पे 6 लाख का। फिर 31 मार्च को इंटरेस्ट लगेगा इस पे, बाई इंटरेस्ट 6 लाख पे लगेगा। अब लगेगा इंटरेस्ट 6 लाख पे, ये ड्यू होता है, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ड्यू, और ये जो होता है पेड। 6 लाख का 10% 60,000, ये आ गया 6,60,000। अब 31 मार्च को सेकेंड ईयर में हम पेमेंट करेंगे टू बैंक, दूसरी किस्त भी 3 लाख की है, इंटरेस्ट 60,000 का, 3,60,000, और फिर 3 लाख ही बचेगा टू बैलेंस सीडी 31 मार्च को। 6,60,000 हो गया। कितना हो गया? 6,60,000। फिर ये थर्ड ईयर में एंटर कर गए, फिर 1 अप्रैल को यही सीडी बन जाएगा बाई बैलेंस बीडी, कितना बनेगा? 3 लाख। और अब जो इंटरेस्ट लगेगा तो ये कुछ कुछ डेप्रीशिएशन जैसा लग रहा होगा अगर तुमने पढ़ा हो तो 11th में। ये इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा 3 लाख का 10% 30,000, टोटलिंग है 3,30,000, टोटलिंग है 3,30,000। और फिर ये थर्ड ईयर में ईयर एंड में 31 मार्च को 2 चीज़ों की पेमेंट करेंगे, इंस्टॉलमेंट 3 लाख का, और इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट यहाँ पे ड्यू हुआ उसकी पेमेंट यहाँ हुई, इसकी पेमेंट यहाँ हुई, इसकी पेमेंट यहाँ हुई, 3,30,000। अब कोई सीडी बच ही नहीं रहा, हिसाब किताब बराबर, कोई भी क्लोजिंग बैलेंस, कोई भी सीडी यहाँ नहीं बच रहा है, हिसाब किताब हो गया बराबर। तो ये इस तरीके से एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनता है, जो मैंने तुमको सिखा दिया बिल्कुल सिंपल वे में, बराबर। अभी अमाउंट कुछ भी हो, कैलकुलेशन ऐसे ही होगा।
लेकिन हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं अब, उसमें एक नई बात है, उसमें एक नई चीज है, एक नया पॉइंट है, ध्यान समझना क्या है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले एबीसी पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस है 5:3:2, ए की डेथ हो जाती है 30 जून, अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का वर्किंग पीरियड है, और ए का हिस्सा है 5/10, ठीक है, आधा। एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इन्होंने ऑलरेडी गुडविल की एंट्री रिमेनिंग टू रिटायरिंग, रिमेनिंग टू डिसीज इन गेनिंग रेशियो कर रखी है। एज प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ वाज एस्टिमेटेड टू बी 1,20,000। ए का जो प्रॉफिट है इन्होंने खुद ही निकाल के दे दिया, तुम्हें कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी। बेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years, फाइनल ड्यू पेबल टू ए एग्जीक्यूटर ऑन द डेट ऑफ डेथ इज कैलकुलेट टू बी 8,40,000, आउट ऑफ विच 240 was to be paid immediately। कहते हैं कि जो ए का एग्जीक्यूटर है उसका जो फाइनल बैलेंस आ रहा है वो 840 आ रहा है, 840, 240 तुरंत दे देंगे तो 6 लाख का बैलेंस बचेगा। बाई गिविंग हिम अ फर्नीचर, कह रहे हैं कि 2,40,000 पेड इमीडिएटली बाई गिविंग अ फर्नीचर, फर्नीचर दे दिया तुरंत ही, पैसे नहीं दिए। और बैलेंस वॉज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून। अब यार यहाँ पे कुछ चीज़ नोट कर लेते हैं अच्छे से ताकि कोई दिक्कत समस्या ना हो। पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट, ए का, ए की डेथ हुई ना, एस एग्जीक्यूटर अकाउंट, एक्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, एस एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस लिख लो, यहाँ पे हम इतना काम कर ही रहे हैं। देखो सबसे पहली बात, 8,40,000 का बैलेंस है, डेथ हुई है, जो डेथ हुई है ध्यान से अच्छे से समझना एक एक चीज, 30 जून 2019, 30 जून 2019, और कहते हैं कि जो पेमेंट होगी एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 2020, तो पहली जो पेमेंट होगी 30 जून 2020 को, दूसरी 30 जून 2021, तीसरी 30 जून 2022 को, और अमाउंट था 840, 240 आपने फर्नीचर दे दिया, बचा है 6 लाख। इसकी 3 इंस्टॉलमेंट बनेगी, 2 लाख 2 लाख 2 लाख, ऐसे पेमेंट करोगे। और आगे लिखा है टुगेदर विद इंटरेस्ट रेट एज स्पेसिफाइड 37 सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, pass the necessary entry for profit share or to be credited to Ace capital account, also prepare Ace executor account till finally settle। तो ए को, ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट ही बनाना है, तो इसको एग्जीक्यूटर लोन मत लिखो, इसको एग्जीक्यूटर लिख लो, क्योंकि फाइनली सेटल करना है हमें, तो इसीलिए क्लास इसको एग्जीक्यूटर अकाउंट ही लिखो, एग्जीक्यूटर अकाउंट, ओके। और इंटरेस्ट रेट सेक्शन 37 कहता है क्या लगेगा क्लास, इंटरेस्ट 6% है ना, 6%, और प्रॉफिट तुम्हें दे रखा है 1,20,000। तो सबसे पहले प्रॉफिट की एंट्री करो। प्रॉफिट की एंट्री क्या करोगे, पी एंड एल सस्पेंस, नई रेशियो कहीं भी गिवन नहीं है इसमें, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, कितना है क्लास, 1,20,000, उसी का निकाल के दे रखा है, तुम्हें और कुछ नहीं करना, तुम्हें उसी का निकाल के दे रखा है, बीइंग ए शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, राइट। तो ये हमने कर दिया, प्रॉफिट की एंट्री जो पूछी थी लिख लो। और अब चलते हैं इसके लोन अकाउंट पे। सुनना मेरी बात, यहाँ पे मैं कैसे आपको लोन अकाउंट दिखाता हूँ बना के, बट उससे पहले एक चीज़ यहाँ पे समझो। ये नया साल चालू हुआ 1 अप्रैल 2019, इस लाइन को समझ गए ना तो लोन अकाउंट समझ गए, आप समझ लो। 1/4/2019, ईयर एंड होगा 31 मार्च 20। फिर यहाँ से नया साल चालू हुआ 1/4/20, ईयर एंड होगा 31 मार्च 21। फिर यहीं से ही चालू हुआ 1/4/21, ईयर एंड होगा 31 मार्च 22। और फिर नया साल चालू हुआ 1/4/22, अच्छा 1/4/31, 31 मार्च 1/4/22, और ईयर एंड होगा 31 मार्च 23। ये ऐसा चल रहा है। सुनना मेरी बात, 30 जून 2019 को डेथ होती है, 30 जून 2019 ये डेट, 30 जून 2019 यहाँ पे उसकी डेथ हो गई, राइट, यहाँ पे उसकी डेथ हो गई, यहाँ उसकी डेथ हो गई, ठीक है। लेकिन जो पहली पेमेंट होगी, जो पहली पेमेंट होगी वो 30 जून 2020, यहाँ से 1 साल के बाद यहाँ पे पेमेंट होगी। 30 जून 2020 को पहली इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होगी। फिर 30 जून 2021 को, 30 जून 21 को दूसरी पेमेंट होगी। फिर 30 जून 2022 को, 30 जून 2022 को तीसरी पेमेंट होगी। और ये सारा कुछ नहीं है, इसके बाद कहीं मिटा दो, ठीक है।
ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा हिसाब किताब। अब यहाँ समझने जो वाली बात है, इन्होंने क्वेश्चन कैसे घुमाया, समझने वाली बात है। यहाँ पे डेथ हुई है तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ध्यान समझना, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक तुमको 6 लाख पे ब्याज भरना पड़ेगा, क्योंकि तुमने पहली जो किस्त की पेमेंट की है वो यहाँ पे की है। तो यहाँ से यहाँ तक तुम्हें पूरा का पूरा 6 लाख पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, समझ रहे हो। फिर यहाँ पे तुमने पेड 2 लाख, 2 लाख तुमने पे कर दिया। फिर यहाँ से यहाँ तक तुम्हें 4 लाख पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर तुमने यहाँ पे पेड कर दिया 2 लाख, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम्हें 2 लाख पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यही है पूरी कहानी। अब इसी चीज को हम प्रेजेंट करेंगे उसमें। तो सबसे पहले 30 जून को डेथ होती है, तो 30 जून 2019 को लिखो बाई एस कैपिटल अकाउंट। ए के कैपिटल अकाउंट से बैलेंस आया कितना, 8,40,000। और इसी डेट को ही 30 जून 2019, तुम डेट का कॉलम बना के भी कर सकते हो तो भी चलेगा। टू फर्नीचर 2,40,000, ठीक है। अब सुनो, हर साल 31 मार्च को इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, भले ही तुम पेड कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे, इंटरेस्ट तो तुमको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। तो बाय इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट लगेगा 6 लाख का, ध्यान समझना, 6 लाख का 6%, लेकिन जून से लेके मार्च तक। तो जून खत्म हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने। तो 9 महीने तुम्हें 6 लाख पे ब्याज देना पड़ेगा। कैसे, मैं यहाँ दिखाता हूँ तुमको, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो 9 महीने 6 लाख पे इंटरेस्ट दोगे, और ये जो अगले साल का 3 महीने है उसमें भी 6 लाख पे इंटरेस्ट दोगे। फिर 2 लाख पेड किया तो यहाँ से यहाँ तक 4 महीने पे, यहाँ से यहाँ तक भी 4 लाख पे। फिर यहाँ 2 लाख पे कर दिया तो यहाँ से यहाँ तक 2 लाख, यहाँ से यहाँ तक 2 लाख। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगी, क्योंकि आप ईयरली कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप इसी साल में, इस साल में सिर्फ 9 महीने का ही इंटरेस्ट दिखा सकते हो, पूरे साल का नहीं दिखा सकते, क्योंकि भैया इस साल तो 9 महीने ही है ना, तो 9 महीने का दिखाओगे, साल कैसे दिखा दोगे। तो 6 लाख का 6% 9 महीने का बनेगा 27,000। पेमेंट कुछ नहीं हो रही, लेकिन अभी इधर पेमेंट कुछ नहीं किया, क्योंकि पेमेंट तो एक जून में हो रही है ना, 30 जून 2020 को पेमेंट हो रही है। तो यहाँ पे 31 मार्च 20 को सारा का सारा टू बैलेंस सीडी आ जाएगा, 840 + 27 867 867 माइनस 240 627। अब सुनो, 1 अप्रैल 2020 को यही सीडी बन जाएगा बाई बैलेंस बीडी, कितना क्लास, 6,27,000। अब सुनो, 30 जून 2020 को फिर इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन इस बार 6 लाख पे 6% सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का लगेगा। तो तुमने देखा 6 लाख पे 12 महीने का इंटरेस्ट लगा दिया, 9 महीने का यहाँ, 3 महीने का यहाँ, समझ रहे हो। तो 6 लाख का 6 पर दिमाग में सेट करो, 36,000, 3 महीने का बन गया 9,000। अब इसी डेट को 30 जून को आप चले गए पेमेंट करने, 30 जून 2020 को टू बैंक। पहली इंस्टॉलमेंट कितने की थी, 2 लाख की, आपको याद है ना, सारी किस्त 2 लाख 2 लाख 2 लाख की थी। अब ये पूरे, अब जो पेमेंट तुम करोगे, 2 लाख का इंस्टॉलमेंट प्लस पूरे साल का ब्याज 27 + 9, पूरा का पूरा 36,000 का इंटरेस्ट। ये 27,000 प्लस ये 9,000, कुल मिला के 6 लाख का 6% 36,000 की पेमेंट कर दी। पेमेंट 36 की होनी है, लेकिन दिखाया देखो 27 और 9 अलग अलग करके, उधर 9 महीने का, इधर 3 महीने का। अकाउंटिंग ऐसे ही होती है, ठीक है। तो आपने पेमेंट कर दिया 2,36,000, ठीक है। अब सुनो, फिर 31 मार्च को दोबारा इंटरेस्ट लगेगा, 31 मार्च 21 को। और अब जो इंटरेस्ट लगेगा, 2 लाख तो दे चुके हो जून को, तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा, वो लगेगा 4 लाख पे, 6% और 9 महीने का। क्योंकि अभी जून से लेकर 30 जून से लेकर 31 मार्च 9 महीने बनते, यहाँ भी 30 जून से 31 मार्च 9 महीने बने थे, यहाँ भी 9 महीना बना है ना। तो 4 लाख का 6% 9 महीने का बनेगा 18,000, ठीक है। पेमेंट अब कुछ होगी नहीं, बिकॉज पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं इस साल का जो करना था। तो 18 + 9 627
6,54,000 इधर भी आएगा। ये आसान हो जाता अगर पूरा साल साल का हिसाब होता। ये जून वाले में पंगा कर दिया इन्होंने, इंस्टॉलमेंट जून से जो कर दिया ना वही दिक्कत कर दी। 4/18 ये 4/18 आएगा 31 मार्च 21 को टू बैलेंस सीडी। फिर 1/4/21 यही बन जाएगा बाई बैलेंस बीडी। अभी फिर 3 महीने का 30 जून 21 बाई इंटरेस्ट 4 लाख का 6% 3 महीने का। ठीक है, अभी तुमने पेमेंट नहीं किया ना, 4 लाख का 3%, 6% 3 महीने का, 4 लाख का 6% 3 महीने का 6,000। अब पेमेंट करने चले गए 30 जून 2021 टू बैंक। दूसरी किस्त, ये पहली किस्त थी, ये दूसरी किस्त 2 लाख की, और इंटरेस्ट 27 और 9 का दे चुके थे 36, फिर ये 18 और 6 का देना है 24। 4 लाख का 6% 24,000। हिसाब किताब भी देखो सारा बैठ रहा है। 2,20,% ठीक है, सॉरी 2,24,000। और अब 31 मार्च 2022 को भी तो इंटरेस्ट लगेगा ना, बाई इंटरेस्ट। अब तुम 4 लाख फिर 2 लाख दे दिए, तो अब बचा 2 लाख। 2 लाख का 6% 9 महीने का, 3 महीने का दे दिया इस साल, फिर बचे 9 महीने। 2 लाख का 6% 9 महीने का, ये बनेगा 9,000। तो 4,18,000 प्लस 6 प्लस 9 433,000 433,000 घटा दो, 224 पेमेंट कर दिया तो बचा 2,09,000। 31 मार्च 22 टू बैलेंस सीडी। फिर 1/4/2022 को ये बन जाएगा बाई बैलेंस बीडी 2,09,000। फिर 30 जून 2022 फिर इंटरेस्ट लगेगा। 2 लाख पे 9 महीने का दे चुके हैं, 2 लाख पे 6% 3 महीने का, 2 लाख का 3,000। बस अब ये और आगे नहीं जाएगा क्योंकि 30 जून को हम पेमेंट कर देंगे। 30 जून 2022 को टू बैंक आपकी इंस्टॉलमेंट थी 2 लाख की, इंटरेस्ट है ये तो जा चुका है। देखो 27 प्लस 9 36 तो यहाँ पेमेंट कर दिया था, फिर 18 प्लस 6 24 यहाँ पेमेंट हो चुका है, बचा 9 प्लस 3 12, तो ये हो गया 12,000। 2,12,000 यहाँ पेमेंट कर दिया, टोटलिंग यहाँ भी 2,12,000, यहाँ भी 2,12,000। मैच हो गया। अगर ये मैच हो गया क्या मतलब है इसका, अगर ये मैच हो गया इसका मतलब ये है कि आपने सारी की सारी पेमेंट कर दी और ये हिसाब किताब पूरा मैच हो गया। और इसके साथ ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया। आप वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर लेना, कोई डाउट हो एक बार दोबारा देख लेना, समझ लेना अच्छे से। बट क्वेश्चन बहुत था, इसमें नई रेशियो गिवन नहीं है कहीं भी, इसलिए प्रॉफिट की एंट्री सस्पेंस से किया है। हाँ, हालांकि तुमको अगर बोलता है नई रेशियो निकालो तो तुम ये गेनिंग रेशियो, इस क्वेश्चन में अगर मैं गेनिंग रेशियो की बात करूँ तो ये है 18-12 3-2, ये गेनिंग रेशियो है। न्यू रेशियो गिवन होती तो हम एंट्री पास करते प्रॉफिट की रिमेनिंग टू डिसीज, बट ये गेनिंग रेशियो है, न्यू रेशियो गिवन नहीं है, और ना ही गेनिंग रेशियो डायरेक्टली गिवन है। तो गेनिंग रेशियो हमने निकाल लिया कि जो छोड़ के जा रहा है वो अपना हिस्सा 3:2 में दे के जाएगा, ए अपना हिस्सा 3:2 में दे के जाएगा, जैसा हमने रिटायरमेंट में करा था वैसा ही। बट ना नई रेशियो निकालने को बोला है और ना ही क्लास हमें गेनिंग रेशियो से कोई लेना देना है। हमको तो नई रेशियो गिवन नहीं है, तो हमने इसकी प्रॉफिट की एंट्री पास कर दी। और मेन मुद्दा तो इसमें एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर का जो अकाउंट बनाना था वो ये फाइनली सेटल करके, फाइनली सेटल मतलब पूरा का पूरा सेटल करते हुए, तो हमने मैच कर दिया, सेटल हो गया पूरा का पूरा। उम्मीद है क्लास ये पूरा का पूरा अच्छे से आपको चैप्टर समझ आया होगा। आप इसे किसी भी तरीके से देख लो, बना लो, और जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं एक्स्ट्रा उनको भी ट्राई करो, और ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना। अलग से कॉपी मेंटेन करके रखना सो दैट 1 नाइट बिफोर एग्जाम आप अच्छे से इन्हीं को पलटा के देख सको, अच्छे से सारा रिविजन ऐसे ही कर सको। ओके, तो अच्छे से पढ़ लेना, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर करेंगे।